आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के जो वायरस हैं वो कई टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम जो दो वायरस पढ़ने वाले हैं वो है ए और ई वायरस। ठीक। अब हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेट का मतलब होता है लीवर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो लीवर में होने वाला इन्फ्लामेशन हेपेटाइटिस कहलाता है। लेकिन वही इन्फ्लामेशन अगर वैरायटी ऑफ वायरसेस के कारण हो जो कि हेपेटोट्रॉपिक हो, ठीक, तो वो हेपेटाइटिस है। ठीक। हेपेटाइटिस बाई वायरसेस। तो जो हेपेटोट्रॉपिक वायरस होते हैं इनकी एफिनिटी होती है, स्पेशल एफिनिटी होती है कि वो लिवर सेल को ही अफेक्ट करते हैं। अब हेपेटाइटिस वायरस कौन कौन से हैं? जैसे कि ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस और ई वायरस। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस ए और ई वायरस। ठीक। नाउ जो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस है, ठीक, इन दोनों वायरसेस के कारण एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस होता है और ये एपिडेमिक्स कॉज करते हैं। एपिडेमिक्स यानी कि आउटब्रेक्स। इनके आउटब्रेक्स होते हैं चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में। ठीक। नाउ थोड़ा सा हम हेपेटाइटिस ए और ई वायरस के बारे में जान लेते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वायरस पिकोना वायरस फैमिली का सदस्य है और हेपेटाइटिस ई वायरस हेपे वायरस फैमिली का सदस्य है। इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल सीरोटाइप पाया जाता है और जो जीनोटाइप हैं वो 6 से 7 पाए जाते हैं। अभी सीरोटाइप और जीनोटाइप में आप अंतर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, एग्जाम्पल दे के समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हेपेटाइटिस ई वायरस का जो सीरोटाइप है वो भी एक ही पाया जाता है, लेकिन जीनोटाइप 4 पाए जाते हैं। ठीक है। अब सीरोटाइप और जीनोटाइप होता क्या है? देखो, जो वायरस होता है, वायरस के सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं। इन्हीं एंटीजन से एंटीबॉडी रिएक्शन करती है। तो ये एंटीजन इनकी एक पहचान है। ठीक। और इनका जेनेटिक मटेरियल जो रहता है, उन जेनेटिक मटेरियल्स में पाए जाने वाले जीन के सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक। अगर इन्हीं सीक्वेंसेस में चेंजेस आ जाएं, ठीक, जैसे मान लो कोई जीन का सीक्वेंस है ABCD, ठीक, अब इसी को सीक्वेंस को बदल दो ACBD, तो इसकी पहचान बदल गई। ठीक। अलग टाइप का वायरस हो गया। ठीक। उसी तरीके से जैसे ह्यूमंस हैं, सारे ही ह्यूमंस हैं इंडिया में, अमेरिका में, चाइना में, लेकिन उनकी उनका जो बनावट देखोगे, बाहर से तो वो सब ह्यूमन लगे हैं, लेकिन अंदर से जब देखोगे उनके जेनेटिक रूप में, तो उनको देखने पे पहचान लेते हो कि ये चाइना के हैं, ये अमेरिका का है, ये इंडिया का है। उसी तरीके से जीनोटाइप भी होता है कि सेरोटाइप इनके एक ही हैं। मतलब मार्फोलॉजिकल लेवल पर आप जाओगे तो वो एक ही टाइप के हैं, लेकिन अंदर अगर आप जाओगे जीनोटाइप में तो वो 6 से 7 पाए जाते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस के। लेकिन उन जीनोटाइप्स में सिर्फ 1, 2 और 3 ही ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिनके कारण एपिडेमिक्स होते हैं यानी कि आउटब्रेक्स होते हैं और एक्यूट हेपेटाइटिस ये कॉज करते हैं। कौन कौन से जीनोटाइप? जीनोटाइप 1, सेकेंड एंड थर्ड ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, लेकिन सीरोटाइप एक ही पाया जाएगा। इसी तरीके से हेपेटाइटिस ई वायरस में भी सीरोटाइप एक ही पाए जाते हैं, लेकिन जीनोटाइप 4 पाए जाते हैं। ठीक। अब जो जीनोटाइप 4 पाए जाते हैं उनमें से पहला और दूसरा जीनोटाइप वाटर बॉर्न होता है। वाटर बॉर्न का क्या मतलब है? वाटर बॉर्न का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंटेमिनेटेड वाटर से कंटेमिनेटेड वाटर से ही स्प्रेड होंगे। कंटेमिनेटेड वाटर बॉडीज, ठीक, वाटर से ही ये स्प्रेड होते हैं ह्यूमंस में। और जो थर्ड और फोर्थ है वो जूनोटिक इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। अब जूनोटिक इन्फेक्शन का क्या मतलब है? कि पशुओं से होने वाला इन्फेक्शन ह्यूमंस में। जब ह्यूमंस क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं एनिमल्स के, तो उनसे ये स्प्रेड होकर ह्यूमंस में आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई ह्यूमंस पिग्स के, एनिमल्स लाइक पिग्स के क्लोज कांटेक्ट में है
उनके मीट को खा रहा है जो कि अनकुक्ड है, ठीक, तो उनमें ये इन्फेक्शन होता है और उनसे वो ट्रेवल करके ह्यूमंस में आ जाता है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस अगर एक बार इंसान को हो गया तो वो जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ई वायरस के संदर्भ में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टाइम की इम्यूनिटी देता है ये भी, ठीक। अगर एक बार हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक। नाउ हम इस वायरस का स्ट्रक्चर देख लें कि इस वायरस का स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक। तो जो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस है, हेपेटाइटिस ए और ई वायरस है, इसको हम नेकेड वायरस बोलते हैं। नेकेड वायरस क्यों बोलते हैं, ठीक, नेकेड वायरस क्यों बोलते हैं? जो हम जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल इसका, और एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, प्रोटीन कोट होती है, जिसको हम कैप्सिड बोल देते हैं, जिसको हम कैप्सिड बोल देते हैं, ठीक। अब नेकेड क्यों बोला जाता है? नेकेड बोलने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो प्रोटीन की कवरिंग है, इस प्रोटीन की कवरिंग को कवर करने वाला कोई लिपिड का लेयर नहीं है, लिपिड मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं नेकेड, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड है। नाउ ये वायरस ट्रांसमिट कैसे करते हैं, ठीक, ये वायरस ट्रांसमिट कैसे करते हैं? इनका ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से होता है, फीको ओरल रूट से होता है। अब फीको ओरल रूट से कैसे ट्रांसमिशन होगा? जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन है और वो इन्फेक्टेड पर्सन स्टूल पास करता है। अब इसी स्टूल से अगर फूड और वाटर कंटेमिनेट हो जाए और इस कंटेमिनेटेड वाटर और फूड को कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन यूज कर ले, खा ले या पी ले, ठीक, तो उसमें ये वायरस उसकी शरीर में चला जाएगा, अनइन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक। या पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के कारण भी ऐसा होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन टॉयलेट गया और पुअर हाइजीन मेंटेन किया, पुअर हाइजीन मेंटेन करने के बाद उसने हाथों की साफ सफाई नहीं की, मतलब, और उसने कोई भी ऑब्जेक्ट छू लिया, कोई भी फूड और वाटर को छू लिया, तो उससे जो है ये वायरस ट्रांसमिट होगा अनइन्फेक्टेड पर्सन में। या कोई एक हेल्दी पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन का केयर कर रहा है, ठीक, उसमें भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। दैट इज पुअर सैनिटरी कंडीशन, पुअर सैनिटरी कंडीशन में ये ट्रांसमिट होते हैं। तो दो तरीके हैं ट्रांसमिशन के, पहला है फीको ओरल रूट से, ठीक, और दूसरा है पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के माध्यम से। देखो, अब हम पूरा पैथोलॉजी देखते हैं किस तरीके से ये वायरस शरीर में एंटर कर रहे हैं और सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक। जब कोई हेल्दी पर्सन फूड को खाता है तो क्या होगा कि ये फूड पाइप के माध्यम से नीचे आएगा स्टोमक में, इसका ब्रेकडाउन होगा और फिर इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। तो इंटेस्टाइन में मौजूद है हेपेटिक पोर्टल वेनस सिस्टम, ठीक, हेपेटिक पोर्टल वीनस सिस्टम। ये वेन्स का ऐसा जाल होता है जो कि स्प्लीन से, ठीक, स्प्लीन से, इंटेस्टाइन से और पैंक्रियास से ब्लड को लेकर के लीवर तक जाता है, ठीक, ब्लड को लेकर के लीवर तक जाता है। अब जो लीवर का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो लीवर का जो फंक्शनल यूनिट है वो है हेपेटिक लोब्यूल्स। तो ये जो है हेपेटिक लोब्यूल्स हैं जिसके अंदर हेपेटोसाइट्स मौजूद हैं, ठीक, जिसके अंदर हेपेटोसाइट मौजूद हैं। और इन हेपेटोसाइट की रक्षा करने के लिए वहां पर लोकल चौकीदार मौजूद है जो कि है कफर सेल, ठीक। ये कफर सेल मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस
वहाँ की लार्ज इम्यून सेल्स होती हैं जो कि मोनोसाइट्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। इनका काम ये होता है कि जो चीजें हेपेटोसाइट्स के लिए, लीवर के लिए खतरनाक हों, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देंगी इनगल्फ करके। ठीक, लाइक ब्लड सेल्स हैं, ओल्ड ब्लड सेल्स हैं, या कोई फॉरेन सब्सटेंस है लाइक वायरस या बैक्टीरिया, इनको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं जिससे कि लीवर को नुकसान ना हो। और हेपेटोसाइट, ये इसका क्या काम होता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल को बाइल सॉल्ट्स में कन्वर्ट करता है। नाउ ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं, ये बाइल सॉल्ट्स वाटर और बिलिरुबिन से कंबाइन होकर, वाटर और बिलिरुबिन से कंबाइन होकर बाइल का फॉर्मेशन करता है। और ये बाइल ये जो बाइल है, ये लीवर से होता हुआ आएगा, इस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। ठीक, जो कि ये गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे ही मौजूद रहता है। अब ये पूरा हमने देख लिया इसको। अब हम देखते हैं कैसे जो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस है, ठीक, वो सेल्स को इन्फेक्ट कैसे करता है। अब जो हेपेटोसाइट्स हैं, उनके ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे ये वायरस आकर अटैच होता है। हेपेटोसाइट या कफर सेल, उनके सरफेस पर मौजूद रिसेप्टर से ये वायरस आकर के बाइंड होता है, और बाइंड करने के बाद एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल जो है अंदर की ओर मुड़ करके एक वेसाइकल बना लेती है। ये देखो, अंदर की ओर सेल जो है इन्वेजिनेट हुई, और ये वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हो गया, और इसके माध्यम से जो वायरस है ये सेल के अंदर पहुंच गया एंडोसाइटोसिस के माध्यम से। ठीक, अब यहां पर सेल्स के अंदर ये क्या करेंगे, वायरस वही अपना पुराना काम, प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाना चालू कर देंगे। इस दुनिया में जो भी आया है अपनी संख्या को बढ़ा ही रहा है, तो वो भी अपनी संख्या को बढ़ाना चालू कर देते हैं। और ये एक्जोसाइटोसिस के माध्यम से, एक्जोसाइटोसिस के माध्यम से ये इस सेल को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। और कैसे छोड़ेंगे? जो इम्यून सेल्स हैं वो देखती हैं कि भाई ये जो हेपेटोसाइट है ये खराब हो चुका है, ये इन्फेक्टेड हो गया है, तो अब इसका कोई रोल नहीं रह गया, इसको खत्म करो। तो वो सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आती हैं, और जब सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं तो उनसे भी ये वायरल पार्टिकल रिलीज होते हैं। नाउ ये जो वायरल पार्टिकल लीवर में रिलीज हुए हैं, ठीक, हेपेटोसाइट को छोड़ करके बाहर आए हैं इन्फेक्टेड, तो ये करेंगे क्या कि ये बाइल के माध्यम से, बाइल के माध्यम से गॉल ब्लैडर में पहुंच जाएंगे, और इस गॉल ब्लैडर में मौजूद जो बाइल है जिसमें वायरस मौजूद है, इसके माध्यम से, बाइल के माध्यम से इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। और इंटेस्टाइन में आने के बाद जब वो इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड बच्चा जब स्टूल पास करेगा, तो वो उसकी बॉडी को छोड़ करके फिर और दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्ट करना चालू करेंगे स्टूल के माध्यम से। फिर वो फूड और वाटर को कंटेमिनेट करेंगे और फिर वो इन्फेक्ट करना चालू कर देंगे। ठीक, नाउ हम देखते हैं कि हमारा इम्यून सेल्स कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो जो इम्यून सेल्स हैं वो CD4 और CD8 टाइप की टी लिम्फोसाइट टी सेल्स को लीवर में भेजती हैं। जो CD4 टी सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा रिलीज करते हैं, जो कि वायरस के रेप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। और जो CD8 टी सेल्स हैं, CD8 टी सेल्स, इनको साइटोटॉक्सिक टी सेल बोला जाता है, यानी कि जो कि सेल्स को डैमेज कर देती हैं। ये नेचुरल किलर सेल के साथ मिल करके जो लीवर सेल्स हैं, जो कफर सेल्स हैं, जो कि इन्फेक्टेड हो गई हैं, उनमें एपोप्टोसिस कॉज कराता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक, जिससे कि लीवर डैमेज होता है। अब इस कंडीशन में अगर हम लीवर बायोप्सी करवाते हैं
तो लिवर बायोप्सी में हमको क्या मिलेगा कि हेपेटोसाइट बैलूनिंग डीजनरेशन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस फिगर को देखिए कि हेपेटोसाइट्स जो है नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, यानी कि सूज गई हैं, तो बैलूनिंग डीजनरेशन दिखाई देता है हेपेटोसाइट्स में। दूसरा, फोकल हेपेटोसाइट नेक्रोसिस दिखाई देगा। ठीक, नेक्रोसिस यानी कि डैमेज दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए कि ये जो हेपेटोसाइट्स हैं ये डैमेज हो गई हैं, ये मर गई हैं, और यहाँ पर स्थान खाली हो गया है, यहाँ पर जगह खाली हो गया है, यानी कि ड्रॉप आउट नेक्रोसिस दिखाई देता है। और काउंसिल बॉडीज दिखाई देती हैं जो कि हॉलमार्क फीचर है। ठीक, हॉलमार्क फीचर है किसका? हेपेटाइटिस का। जो काउंसिल मैन बॉडीज होती है वो डाइंग लिवर सेल्स होती हैं। ये डाइंग लिवर सेल्स हैं जिनमें एपोप्टोसिस हो रहा होता है। इनको एसिडोफिल बॉडी भी कहते हैं या काउंसिलमैन बॉडी भी बोलते हैं। और मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन दिखाई देगा। मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन मतलब कि इस लिवर में जो बायोप्सी लिया गया है उसमें इम्यून सेल्स भरे हुए दिखाई देंगे, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ठीक, लिम्फोसाइट्स, ये सब भरे हुए दिखाई देंगे। ये ये रहे, देखो देखो इम्यून सेल्स, देखो इसमें जो नीले कलर के दिखाई दे रहे हैं वो ये सब इम्यून सेल्स हैं, वो भरे हुए रहेंगे। ठीक, तो इतना फीचर जो है बायोप्सी में आपको दिखने को मिलेगा। हेपेटोसाइट बैलूनिंग डिजनरेशन, फोकल हेपेटोसाइट नेक्रोसिस, काउंसिलमैन बॉडीज और मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन। नाउ जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो क्या करती हैं? वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं इन वायरसेस के अगेंस्ट में। तो पहले जो ये एंटीबॉडी बनाती हैं वो आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी होती है। ठीक, और बाद में जो एंटीबॉडी बनाती हैं वो आईजीजी टाइप का एंटीबॉडी होता है। और इन्हीं एंटीबॉडीज के कारण हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है। हमें इन वायरसेस के अगेंस्ट में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। देखो, जो ई वायरस की लाइफ साइकिल है, ऐसा माना जाता है कि ए वायरस के लगभग लगभग जैसी ही होगी। नाउ हम क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं कि हेपेटाइटिस में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को हमको मिलेंगे पेशेंट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? देखो कि जब वायरस एंट्री किया, ठीक, और फर्स्ट सिम्टम जब हमें फर्स्ट सिम्टम देखने को मिला, ठीक, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये दोनों वायरसेस की केसेस में, यानी कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस के केस में अलग अलग होता है। हेपेटाइटिस ए में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 15 से 50 दिन का होता है, और हेपेटाइटिस ई में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 40 डेज का होता है। ठीक, अब इस टाइम पीरियड के दौरान जो पेशेंट होता है, इस टाइम पीरियड के दौरान जो पेशेंट होता है वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। ठीक, यानी कि उसमें सिम्टम दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसमें सिम्टम दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक, तो इसके दौरान होता क्या है एक्चुअल में? इसके दौरान जो वायरल पार्टिकल हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, यानी कि वायरल प्रोलिफरेशन होता रहता है। नाउ उसके बाद जो सेकेंड फेज आता है, जो सेकेंड फेज आता है वो है आपका प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज वो फेज है जिसके दौरान पेशेंट में सिम्टम्स दिखाई देना चालू हो जाते हैं। इसी को हम प्री इक्टेरिक फेज भी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, उसको थकावट लगी रहेगी, बुखार आएगा, पेट में दर्द होगा, नौजिया और वॉमिटिंग होगा, यानी कि जी मचलाएगा और उल्टी होगी, डायरिया भी होगा, डार्क कलर का यूरिन होगा और पेल स्टूल, यानी कि स्टूल का कोई कलर नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट नाउ इक्टेरिक फेज आता है। तीसरा जो फेज है वो इक्टेरिक फेज है, जिसमें
लिवर में डैमेज हो रहा है, हेपेटोसाइट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हेपेटोसाइट के डिस्ट्रॉय होने के कारण जो बाइल साल्ट और बिलिरुबिन है, ये ब्लड में रिलीज होते हैं। बाइल साल्ट और बिलिरुबिन ये ब्लड में रिलीज होते हैं। अब जब ये ब्लड में रिलीज होंगे तो ये जगह जगह पर जाती हैं, ये ब्लड वेसल्स। तो अगर टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है ये बिलिरुबिन तो जॉन्डिस कॉज करेगा। ठीक। और ये बाइल सॉल्ट्स जो हैं ये स्किन के नीचे डिपॉजिट होकर के इचिंग कॉज करते हैं पेशेंट में। इसीलिए हेपेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो इचिंग की समस्या भी बताते हैं। और वो क्यों हो रही होती है? वो बाइल सॉल्ट्स जो है ब्लड के माध्यम से जाकर के स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक। अब नाउ यही जो बाइल साल्ट और बिलिरुबिन कंटेनिंग ब्लड है, जब ये किडनी में जाएगा, जब ये किडनी में जाएगा तो किडनी में ये फिल्टर भी होगा। फिल्टर होने पर डार्क कलर का यूरिन होगा। ठीक। डार्क कलर की यूरिन होगी फिल्ट्रेशन के माध्यम से। और जो स्टूल है वो एकदम क्ले कलर का होगा, मटमैला टाइप का। ठीक। जो नॉर्मल जो कलर होता है स्टूल का, येलो कलर का, तो वो नहीं रहेगा। ठीक। क्ले कलर का स्टूल होगा। ये इसका फीचर है हेपेटाइटिस का। ठीक। नाउ इक्टेरिक फेज में क्या क्या हो रहा है? इक्टेरिक फेज में कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे? जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस होगा, प्रूराइटिस होगा यानी कि इचिंग होगी, डार्क कलर का यूरिन जो है आएगा, क्ले कलर का स्टूल होगा, और हेपेटोमेगैली होगी यानी कि लीवर में सूजन होगी। ठीक। सिस्टेमिक सिम्टम्स जैसे कि फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सब जब जॉन्डिस अपीयर होते हैं तो उसके बाद इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक। अब अगर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें चूंकि लीवर सेल जो है डैमेज हो रहे हैं, इस कारण से उनके अंदर मौजूद जो एंजाइम है एसजीपीटी और एसजीओटी वो हमें बढ़ा हुआ मिलता है। और सीरम टोटल बिलिरुबिन, चूंकि बिलिरुबिन सही से जो है कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा है। ठीक। तो टोटल बिलिरुबिन जो है वो भी इंक्रीज हुआ पाया जाएगा। कितना इंक्रीज होगा? मोर देन या 2 to 4 mg/dl या उससे ज्यादा। उसके बाद आता है कन्वल्सेंट या रिकवरी फेज। कन्वल्सेंट या रिकवरी फेज कुछ हफ्तों से लेकर के महीनों तक रहता है। ठीक। इसमें पेशेंट जो है कंप्लीट रिकवरी शो करता है। अब फल्मिनेंट हेपेटाइटिस क्या होता है? देखो, फल्मिनेंट जो हेपेटाइटिस है कुछ पेशेंट्स में, लगभग 0.1 to 1% पेशेंट्स में होता क्या है कि एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होती है। हेपेटाइटिस तो हुआ लेकिन वो रिकवर नहीं किया, उससे बहुत ज्यादा सीवियर नेक्रोसिस हो गई। ठीक। लिवर में उन पेशेंट्स में क्या होगा? हाई ग्रेड फीवर पाया जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा बहुत ज्यादा, वॉमिटिंग होगा, जॉन्डिस भी दिखाई देगा। ऐसे पेशेंट्स में होता क्या है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान जो अमोनिया बनता है, ये अमोनिया सही से उसका निस्तारण नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे लिवर में एक्सटेंसिव डैमेज हो रहा है। ठीक। तो वो अमोनिया क्या होती है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद ब्रेन में स्वेलिंग कॉज करती है। और इससे इससे जो बच्चे का सेंस है वो अल्टर हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हेपेटिक एनसेफलोपैथी। ठीक। ऐसे बच्चों में चूंकि ब्रेन सेल डैमेज भी होंगे, ठीक, स्वेलिंग होगी तो ब्रेन सेल डैमेज भी होंगे, तो सीजर भी आते हैं। ठीक। इसके बाद एक और कंडीशन होती है कि ऐसे बच्चों में कोमा भी हो जाता है। कोमा एक अनएराउजेबल स्टेट है, अनरिस्पॉन्सिवनेस स्टेट है, जिसमें अगर हम वर्बल या स्टिमुलस रिस्पॉन्स की इच्छा रखते हैं तो वो होता नहीं है। ठीक। वर्बली अगर हम जगाने की कोशिश करते हैं या जो है पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तब भी जो है बच्चे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अब इसके बाद हेपेटाइटिस ई के बारे में हम देखते हैं। हेपेटाइटिस ई में जो क्रोनिक इन्फेक्शन है वो रेयर ही होता है। ठीक। ऐसा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में होता है, जैसे कि एचआईवी या एड्स के पेशेंट हों। ठीक। या ऐसे पेशेंट जिनमें कैंसर हुआ हो और जिसके लिए
उनकी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी हो रही हो, और या तो इम्यूनो सप्रेसिव इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हों। किस लिए? क्योंकि उनको ऑटो इम्यून डिजीज हुई हो या तो आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। तो ऐसे पेशेंट्स में हेपेटाइटिस ई वायरस क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, लेकिन ये रेयर ही है। नाउ, हेपेटाइटिस ए के कारण होने वाला फल्मिनेट हेपेटाइटिस, ये प्रेग्नेंट वुमेन में ही होता है, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ही स्पेशली हो सकता है। ठीक, इससे मदर की जो मर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, या इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो सकता है। ठीक, अब अगर डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड सैंपल में, ब्लड जांच में हमको एसजीपीटी और एसजीओटी हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक, और बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ भी मिल सकता है। और क्या मिलेगा? आईजीएम टाइप का एंटीबॉडी। आईजीएम टाइप का एंटीबॉडी का मतलब ये है कि ये शुरुआत में बनती है, स्टार्टिंग स्टेट में। ठीक, स्टार्टिंग में इनिशियली यही बनती है। ठीक है, तो इनिशियली यही बन रही हैं, तो ये जब मिलेगा, यानी कि एक्यूट इन्फेक्शन का स्टेज चल रहा है, एंटी एचएवी आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी मिलेगी या एंटी एचईवी आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी मिलेगी। अगर आईजीजी टाइप का एंटीबॉडी मिल रहा है तो ये लेटर स्टेज में बनती है। ठीक, यानी कि इन्फेक्शन हो चुका है और पेशेंट रिकवर कर रहा होगा, या रिकवर हो चुका होगा। तो इस टाइप की एंटीबॉडी अगर मिलती है तो इसका मतलब पेशेंट उससे रिकवर हो चुका है। नाउ, ट्रीटमेंट में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है, और डाइटरी मैनेजमेंट किया जाता है। यही इसका मूल सिद्धांत है ट्रीटमेंट का।